हेलो व्यूअर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूँगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, जल्दी से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ महीनों में, 3 महीने से 6 महीने में बेसिकली मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव अपसाइड की तरफ दिखाया है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं, बहुत सारे जो आपको इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं, जो अपने वीडियोस बना रहे हैं, वो सजेस्ट करेंगे कि बस इस वक्त मार्केट कहीं नहीं जा सकती, ऊपर जा रही है और बुल रन स्टार्ट हो गया और ये बुल रन हमेशा तक चलने वाला है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि बाय करना है और होल्ड करना है और बाय करना है और होल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन शेयर करूँगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, पर मैं अपना एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कभी भी अगर आप स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो एवरेज रिटर्न्स जो है मार्केट के, वो 10 से 15% के बीच में रहते हैं। यानी कि आप एफडी के रेट को बीट कर सकते हो, पर ऑन अ लॉन्ग टर्म मार्केट 10 से 15% का रिटर्न ही देती है। तो ये भी एक सच है कि बहुत बड़े पीरियड्स आते हैं कंसोलिडेशन के, जहां मार्केट बिल्कुल भी मूव नहीं करती। तो साल 2 साल हो सकता है मार्केट एक जगह पे रहे। कई बार डाउन ट्रेंड आता है तो साल 2 साल जो है डाउन ट्रेंड में निकल जाते हैं, पर ऑन एन एवरेज जो रिटर्न आपको मिलने चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो 10 से 15% की आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे जो मेरा कहना है वो ये कि हम सबके पोर्टफोलियोज में कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स होंगे जिन्होंने शायद पिछले 6 महीने में, पिछले 4 महीने में या शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको 50% या इवन 100% या 200% रिटर्न दे दिए होंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जो स्टॉक्स इतने अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं, वहां प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी हो जाता है। तो मेरा ये जो वीडियो है, इसमें मैं ये कॉल आउट करना चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट्स तभी होते हैं जब आप उसको बुक करो। जब आपने अगर कोई शेयर खरीदा है, उसको आप प्रॉफिट पे बेचो। अगर आपने उस शेयर को होल्ड करे रखा और वो होल्ड करते हुए आपने 2 साल और होल्ड किया और वापस वो नीचे प्राइस पे आ गया 2 साल के बाद, और आपने कभी उसको सेल ही नहीं किया, तो वहां पे आप किसी तरह का प्रॉफिट जो है उसको नहीं क्लेम कर सकते कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो देखो पॉजिटिव में चल रहा है। और सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अभी जिसने भी, चाहे बिना एनालिसिस के, चाहे सही चाहे गलत, कोई भी रिकमेंडेशन पिछले 6 महीने में दिया है ना, वो इंसान इस वक्त सच्चा है, क्योंकि पूरी मार्केट के ऊपर जा चुकी है। और उसको दिखाने के लिए यहाँ मैंने सारे सेक्टर्स जो हैं उन्होंने इस साल में क्या परफॉर्मेंस दिखाई है मैंने ओपन किया है। तो आप देख सकते हो कि एक भी सेक्टर रेड में नहीं है, एक भी सेक्टर रेड में नहीं है, सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं ग्रीन में है। यानी अगर कोई इस साल की शुरुआत से, 1 जनवरी से देखे कि कौन से सेक्टर ने पॉजिटिव मूव दिया है, तो पूरे सारे के सारे मार्केट ने पॉजिटिव मूव दिया है। इसी तरह से अगर हम क्वार्टर में चले जाते हैं तो भी आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने जो है सारे सेक्टर्स ने पॉजिटिव मूव यहाँ पे दिया है, सब में ग्रीन दिखाई देगा। और मैसिव ग्रीन मूव जो है पिछले 3 महीने में आया है यहाँ पे। 3 से 6 महीने में सारे स्टॉक्स जो है ऊपर दौड़े हैं। तो ये चीज जो समझने की है कि ये एक सस्टेनेबल चीज नहीं होती। अब यहाँ पे आप देखो सेक्टर्स 34%, 31%, 29%, 28%, 27%। तो अगर कोई सेक्टर आपका 30% से ऊपर चला गया, तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई कंपनीज होंगी जो, अगर सेक्टर पूरा 30% ऊपर गया है तो वो कंपनीज 100% ऊपर चली गई होंगी। और वो 100% रिटर्न कितनी देर में बने हैं? एक क्वार्टर में, 6 महीने में। यानी ऑन एन एवरेज जिस सेक्टर से, जिस मार्केट से आप 12-15% के रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, वहां 100% रिटर्न लोग बुक करके बैठे हैं। यानी उन्होंने बुक नहीं किए, पर वो उनके पोर्टफोलियो में दिख रहे होंगे कि उतना रिटर्न आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे लालच नहीं करना है। और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जहां पे मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट ये है कि अगर आपने वैल्यूएशन की बेसिस पे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और अब वो वैल्यूएशन ऊपर प्राइस जाने की वजह से ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगर आप वैल्यूएशन की अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं और सपोज कीजिए आपने 100 रुपीज़ की वैल्यूएशन पे किसी स्टॉक को खरीदा था, वो 80 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, और अब वो बढ़ के 250-300 रुपये पे चला गया है और आपकी फेयर वैल्यूएशन से वो काफ़ी ऊपर चला गया है, तो वहां पे वह प्रॉफिट बुक करना बनता है। क्योंकि ये एक लॉजिकल चीज है, जब आपने उसको अंडर वैल्यूड होने की वजह से खरीदा था, तो उसके ओवर वैल्यूड होने की वजह से उसको बेचना भी बनता है। तो यहाँ पे आपको सेल करके वहां से निकलना चाहिए। इसकी वेट मत करें, बिकॉज जो स्टॉक्स ये ओवर इन्फ्लेट हुए हैं ना, यानी कि ओवर वैल्यूड हो गए हैं, जितनी स्पीड से ये ऊपर गए हैं, जैसे ही मार्केट में जरा सा भी इवेंट आएगा करेक्शन का, ये उतनी जल्दी नीचे भी गिरेंगे। और अगेन मैं पहले बता रहा हूँ कि बॉटम्स और टॉप्स कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। हो सकता है ये बुल रन ऐसे ही चलता रहे, 1 साल 2 साल और चलता रहे, और आपको लगे कि मैं तो बेच के निकल गया। पर आप ये देखो कि आपने जब एंट्री ली थी, तो क्या आपने ये सोच के चला था कि मैं 2 साल में अपने पैसे 4 गुना कर लूंगा? नहीं। हम सब एंट्री लेते हैं स्टॉक मार्केट में ये सोच के कि साल का ऑन एन एवरेज 12-15%, अगर 20% तक रिटर्न बना ले तो बहुत अच्छी बात है, हम सम ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स में आ जाएंगे।
तो अगर वो टारगेट मीट हो रहा है तो वो टारगेट हिट होने के बाद उस प्रॉफिट को बुक करने में आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि इसके बाद ये और ऊपर चला जाएगा तो मेरा जो है नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान नहीं हो रहा, आपने एक टारगेट लिया था, टारगेट से कहीं ज्यादा आपको रिटर्न्स मिल गए, अब आप उस प्रॉफिट को बुक कर रहे हो, अपने रिटर्न्स को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप वेट नहीं कर रहे हो कि मैं इस स्टॉक में बना रहूं, 2-3 साल होल्ड भी कर लूं और वो 3 साल में वापस कोई क्रैश है, क्योंकि जब क्रैश होगा तो अगेन क्रैश इससे भी फास्ट होगा। जितनी स्टॉक्स कभी भी आप देख लीजिए मार्केट में ऊपर जाते हैं, उससे 3 गुना 4 गुना स्पीड से नीचे आते हैं। तो हमें उसकी वेट नहीं करनी। तो पहला रीजन ये हो गया कि अगर कहीं पे वैल्यूएशन ऐसी है कि आपने अंडर वैल्यूड खरीदा था, अब ओवर वैल्यूड हो चुका है, वहां से एग्जिट करना बनता है और उस पैसे को अनइन्वेस्टेड नहीं रखना है। उस पैसे को और स्टॉक्स में लगाइए जो अब रिलेटिवली अंडर वैल्यूड है। अब सपोजिंग आप केमिकल सेक्टर की बात करें तो सारे स्टॉक्स तो ऊपर नहीं गए, कुछ स्टॉक्स एकदम दौड़ के ऊपर चले गए होंगे जो आपकी वैल्यूएशन के हिसाब से अब फेयर वैल्यू से मे बी 2-3 गुना पे ट्रेड कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स अभी भी ऐसे होंगे जो फेयर वैल्यूएशन पे हैं या रिलेटिवली फेयर वैल्यूएशन से सिर्फ 50% 40% ऊपर है, तो उनमें आप ट्रांसफर कर सकते हो ना। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरा प्रॉफिट बुक करो। अगर आपके पास किसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, 500 बेच दो, 500 आप रखना चाहते हो तो रख लो। एटलीस्ट आपको एक गारंटी हो जाएगी कि ये 500 शेयर्स का जो प्रॉफिट बना, ये अब मेरे से कोई वापस छीन नहीं सकता, ये प्रॉफिट अब आपके पास रहने वाला है। तो ये हो गया पहला पॉइंट वैल्यूएशन की बेसिस पे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि अगर आपको रिलेटिवली बेटर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में दिखती हैं। अब वैल्यूएशन जो होता है वो भी रिलेटिव होता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है और वो अभी भी अंडर वैल्यूड है तो उसमें हम इन्वेस्टेड बने रहें। क्योंकि देखो, अगर दो कंपनीज हैं ए और बी, ए अगर अंडर वैल्यूड था और अभी भी अंडर वैल्यूड है, हो सकता है अब एक दूसरी कंपनी बी आ चुकी हो जिसमें इतना बड़ा करेक्शन हुआ है कि वो अब बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। पहले बी ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं थी, पर अब बी में करेक्शन हो गई। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि ए से बी में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएं, क्योंकि अब ए पे आप कुछ गेन्स जो है वो रियलाइज कर चुके हो। पहले वो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड था तो उसमें एक सेंस बनती थी उसमें इन्वेस्ट करने की। अब उसमें अगर थोड़े बहुत गेन्स रियलाइज हो चुके हैं तो एक हम वहां प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और दूसरा बी जो है अब उसमें कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। तो ये जो शफलिंग होती है पोर्टफोलियो की, ये करना बहुत जरूरी होता है, जहां पे आप एक कंपनी ए से बी में जाएं, चाहे ए ओवर वैल्यूड नहीं भी हुआ है, अभी भी अंडर वैल्यूड है, पर अगर उससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों ना लें। ये वो बात हो जाती है कि आप अगर कोई चीज यूज कर रहे हैं, सपोजिंग आप रोज के लिए दूध खरीद रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा दूध मिल रहा है, आप उसको परचेज कर रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो, पर अगर उससे भी बेटर क्वालिटी का और सस्ते दाम पे मिल रहा है आपको दूध, तो आप स्विच करोगे ना। आप ये तो वेट नहीं करोगे मेरे को जब ऑलरेडी अच्छा मिल रहा है तो उससे भी अच्छी चीज को मैं कंज्यूम ना करूं। तो वो एक सिंपल सा तरीका, ये सेकंड रीजन हो जाता है क्यों प्रॉफिट्स बुक करके दूसरे स्टॉक्स में मूव करना चाहिए। तीसरा जो रीजन है वो इसी का एक एक्सटेंशन है और यहाँ आता है पोर्टफोलियो का रिस्क मिटिगेट करने का। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो देखना, मैं लिंक भी डाल दूंगा जहाँ मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट की बात की है। कई बार क्या होता है कि हम, जैसे कि मैं बताता हूँ कि किसी भी एक पोजीशन में अगर लार्ज कैप है तो आपको 5% से ज़्यादा अपना पैसा जो है एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है। स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो परसेंटेज कम होती जाती है। पर सपोज करो कि 5% किसी ने अपना पैसा लगाया किसी स्टॉक में, किसी के पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो था तो 5 लाख रुपए एक कंपनी में लगे हुए हैं। अब अगर वो कंपनी बढ़ के पिछले कुछ महीनों में 3-4 गुना चलेगी, मैं एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि मैं अपना पॉइंट समझा सकूँ, तो अब होगा क्या कि अगर आपका बाकी पोर्टफोलियो ग्रो नहीं किया, ये वाला स्टॉक सिर्फ ग्रो किया और 4 गुना हो गया, तो अब आपके पोर्टफोलियो का साइज हो गया होगा 1 करोड़ 15 लाख, और 1 करोड़ 15 लाख में से 20 लाख की पोजीशन होगी सिर्फ इस एक स्टॉक की। यानी इसकी जो परसेंटेज है अब वो 5% नहीं रहेगी। 5% आपने स्टार्टिंग में ली थी कि एक स्टॉक में मैक्सिमम 5% इन्वेस्ट करोगे। ये एक स्टॉक ऊपर चला गया, बाकी स्टॉक्स ऊपर नहीं गए, पूरा पोर्टफोलियो जब ऊपर गया तो अब ये अकेला स्टॉक जो है ये पोर्टफोलियो का 15-20% बना बैठा है। तो ऐसे केसेस में पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग की जरूरत होती है। अगेन यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टॉक को एनालाइज करना है कि इसमें अभी और ऊपर जाने की क्षमता है कि नहीं। अगर है तो उसमें से पार्शियली आप सेल कर दो। अगेन जैसे 1000 शेयर्स हैं तो 1000 में से आप 200 300 400 शेयर्स रख सकते हो, 600 शेयर्स आप बेच सकते हो। वो जो कैश वहां से आएगा उस कैश से आप बाकी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपका पोर्टफोलियो फिर से बैलेंस हो जाए। इस तरह से कि किसी भी एक स्टॉक में आपका 5-6% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो। और अगर स्मॉल कैप्स हैं तो ऑब्वियसली मैं परसेंटेज कम पर्सनली यूज़ करता हूँ, रिकमेंड भी करता हूँ, बट वो आपका अपना डिसीजन है। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार कुछ पोजीशंस इतना अच्छा रिटर्न दे देती हैं जिसको हम मल्टी बैगर्स कहते हैं कि 5-6 टाइम्स रिटर्न दे दिया, कि जब आप ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखते हो तो उस पर्टिकुलर कंपनी में या उस पर्टिकुलर सेक्टर में आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बन जाता है। वो रखना कभी भी ठीक नहीं होता, क्योंकि हमेशा ये जो सेक्टर्स हैं, कोई भी सेक्टर स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता। अगर अभी जो है सपोज कीजिए कि केमिकल सेक्टर नीचे आया हुआ है तो ऐसा नहीं कि केमिकल सेक्टर कभी ऊपर नहीं जाएगा।
अब ये नीचे आ रहा है, करेक्शन मोड में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका भी टाइम आएगा ऊपर जाने का। बैंक स्टॉक्स जो है इस वक्त बहुत ऊपर नहीं गए हैं, वो भी नीचे हैं। जब वो ऊपर जाना शुरू करेंगे वो भी ऊपर जाएंगे। तो सारे सेक्टर्स की बार बार बारी आती है। इस वक्त पीएसयू स्टॉक्स जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीएसयू स्टॉक्स ऊपर ही जाते रहेंगे, उनमें भी करेक्शन आएगा, वो ऊपर जा रहे हैं तो वो नीचे आएंगे। तो ये चेंज होता रहेगा। तो जब एक सेक्टर ने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, एक कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि प्रॉफिट्स वही हैं जिसमें आप सेल करके, अगर आपने कोई शेयर्स बाय किए थे उसको सेल करके अपने प्रॉफिट्स को बुक भी करो एट द सेम टाइम। और ये 2-3 मैंने सिनेरियोस बता दिए, वैल्यूएशन का, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का, और साथ ही साथ जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी, यानी आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पर उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रिलेटिवली बेटर अपॉर्चुनिटी में मूव करने का, अगर ये सिनेरियोज आपको कहीं भी दिखते हैं तो उस केस में आपको अपने पोर्टफोलियो को डेफिनेटली रीबैलेंस करना चाहिए, प्रॉफिट्स अपने बुक करने चाहिए। कोई इस वक्त ये रिकमेंडेशन नहीं देगा, हर कोई कहेगा बस क्योंकि मार्केट ग्रीन में है ना, बुल फेज में है, तो हर किसी को ये होता है कि मेरी प्रेडिक्शन सही आए। तो प्रेडिक्शन सही करने का यहाँ पे कोई एजेंडा नहीं है। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये आज या कल में नहीं बने, ये सालों से बने हुए हैं। तो ये चीज़ अगले 2-3 साल में कैसे प्ले आउट होगी, ये बुल रन कंटिन्यू करेगा हमेशा के लिए या ये खत्म हो जाएगा या बहुत बड़ा क्रैश आएगा, किसी को कुछ नहीं पता। पर ये जो भी आके आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, यही लोग जब 2022-23 में मार्केट क्रैश हो रही थी तो ये बोल रहे थे कि मार्केट से बाहर निकल जाओ और बहुत ही कॉशियसली इन्वेस्ट करो। तो ये इनको लैगिंग मैं इंडिकेटर बोलता हूँ कि हमेशा जो मार्केट कर रही है उसके हिसाब से हमेशा आपको बोलेंगे कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। फ्यूचर किसी ने प्रेडिक्ट कर नहीं रखा, और मार्केट में इतने पार्टिसिपेंट्स हैं कि एफआईआईज क्या करने वाले हैं, डीआईआईज क्या करने वाले हैं, किसी एक इंसान को पता नहीं होता है। तो वहाँ पे हर कोई बेसिकली मार्केट में जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से बात करता है। और मेन चीज़ क्या है कि हम जो लॉन्ग टाइम के प्रिंसिपल्स हैं कि एक मार्केट ने जब आपको 50-60% का रिटर्न पिछले 6 महीने में दे दिया, तो वहाँ से बेटर है कि कुछ पोजीशंस को हम डाइल्यूट करें और ऐसी कंपनीज में लेके जाएं जहाँ पे अभी रिटर्न्स आने बाकी हैं। जैसे अभी कोटक बैंक ने रिटर्न नहीं दिया है, एचडीएफसी बैंक ने भी रिटर्न नहीं दिया है। तो जब ये स्टॉक्स चलेंगे ये चलेंगे, पर बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो पिछले 6 महीने में अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं ऑलरेडी। तो वो बैंक्स में अगर आपके अच्छे खासे प्रॉफिट्स बने हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ और प्रॉफिट्स बन नहीं सकते, पर आप खुद सोचो कि कोई बैंक, आपने कोटक को भी एनालाइज किया था, आपने एचडीएफसी भी एनालाइज किया था और आपने आरबीएल को भी एनालाइज किया था। अब आरबीएल ऑलरेडी जो है वो दुगना हो चुका, 2 टाइम्स से ऊपर चला गया है प्राइस में, 100% से ऊपर रिटर्न आपको वो स्टॉक दे चुका है अगर पिछले 6 महीने साल भर में। तो बेटर है ना कि वहाँ से हम एग्जिट करें और एचडीएफसी और कोटक में उन प्रॉफिट्स को किसी हद तक लेके आएं, ताकि अगर कल आरबीएल गिरता है तो पहले बात तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा एक रिटेन किया जा सकता है। और दूसरा, जब कोटक और एचडीएफसी जो अभी तक जिन्होंने अभी चलना शुरू नहीं किया, जब ये स्टॉक्स चलेंगे तो वो गेन भी हमें एडिशनली मिलेगा। प्लस पोर्टफोलियो आपका एट द सेम टाइम डाइवर्सिफाई भी हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।